नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं तहज़ीब टीवी और मैं हाज़िर हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा शाकिर अली बेग, हमारा ख़ास प्रोग्राम शख्सियत लेकर। आज शख्सियत में उस नौजवान के बारे में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकला, पढ़ाई लिखाई की, कंप्यूटर की एजुकेशन हासिल की और फिर उसने तमाम जद्दोजहद के बाद मुल्क के बाहर रुख किया। कई मुल्क में और बाहर बैरून मुल्क कई नामी गिरामी कंपनियों में काम किया और फिर हिंदुस्तान में जारी एक आवामी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए वो नौकरी छोड़कर वापस मुल्क आ गया और फिर यहाँ से एक लंबा सिलसिला जद्दोजहद का शुरू हुआ और उस जद्दोजहद में ज़िंदगी जीना कैसे जिए वो भी जद्दोजहद शामिल थी। आखिर अपने परिवार, अपने घर वालों के साथ किस तरह से ज़िंदगी बसर करे, मुल्क के लिए क्या कुछ करे और फिर तमाम कलम बंद चीज़ों को किस तरह से किताब की शक्ल दे, ये तमाम जद्दोजहद उस शख्सियत में शामिल है और वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। उस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही ख़ास मेहमान हमारे दिलीप पांडे साहब। बहुत इस्तकबाल है आपका तहज़ीब टीवी की इस खास नशियत में। कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। बहुत शुक्रिया। जब आपसे बात कर रहे हैं हम, तो ज़िंदगी क्या है, दरअसल अभाव एक शब्द है। उस अभाव के इर्द गिर्द बहुत से लोगों की ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं और कुछ लोग उस अभाव को अपनी मजबूती बनाते हैं और ज़िंदगी की राह पे आगे निकलते हैं। आपके नज़दीक अभाव शब्द क्या कुछ कहता है, क्या मायने हैं? मजबूती है या आदमी को कमज़ोर कर देता है? देखिए, मैंने जितना समझा है शाकिर भाई ज़िंदगी को, और जितना भी समझा है वो क्या ही समझा है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभाव आदमी को मजबूत करता है अंदर से। हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें हों, ऐशो आराम की चीज़ें हों, सुख सुविधा की चीज़ें हों, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों, अच्छी बात है, ऊपर वाले की नेमत है, रहमत है। लेकिन अगर आपके पास जितना चाहिए उससे थोड़ा है, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ जो समझ में आती है वो उस थोड़ी सी चीज़ की कीमत समझ में आती है। जब उसकी कीमत समझ में आती है तो आप ये भी समझते हैं कि जिसके पास नहीं है कुछ भी, वैसी कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। और मैंने जो जिया है बचपन से लेके आज तक, मुझे लगता है कि उस अभाव ने मुझे ताकत के अलावा और कुछ नहीं दिया। गम नहीं दिए, आंसू नहीं दिए, मजबूती ही दी। और जिस तरह से मेरी परवरिश रही है, मुझे भी याद है जब सर्दियां आती थी तो हमारे पास बचपन में पहनने के लिए अलग से जूते नहीं हुआ करते थे। मतलब हमारे पास जूते थे वही जो ड्रेस वाले जूते होते थे, काले रंग के स्कूल वाले। तो सर्दियां आई तो वही पहन लीजिए, या चप्पल पहनिए आप, आपके पास जूता नहीं है। और तब समझ में आया कि हमारे पास तो ये चप्पलें हैं, पर उन लोगों का क्या हो रहा है जो जो चप्पल भी नहीं है, जिनके पास ज़िंदगी में जूता बहुत दूर की बात है, उनके पास एक अदद चप्पल भी नहीं है, वो कितनी मजबूरी में जी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों ने फिर एक अलग किस्म की सोच भी पैदा की कि खाली अपने लिए जीना भी शायद सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और वो मौका कि जब आपके पास कुछ हो और आपके पास उतना हो कि अपने लिए रखने के बाद भी बच जाए, तो फिर आपको उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा कम है, किस्मत का दिया हुआ कम है, ऊपर वाले का दिया हुआ कम है, जिसका भी दिया हुआ कम है। आप अगर थोड़ा बदलाव ला सकते हैं तो लाइए। ये सब कुछ सीखने को मिला उस अभाव की वजह से। दिलीप भाई, जूते का जिक्र किया, ज़िंदगी का वो पहला जूता कब पहना आपने और कैसे हासिल हुआ वो? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ वो वाक़या उसका ज़िक्र ना हो, पर आपने कहीं देखा सुना है इसलिए आपने उसका ज़िक्र किया, क्योंकि वो बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। और ऐसी एक बातचीत के दौरान किसी पत्रकार ने कूरेदा तो निकल पड़ा। 10वीं क्लास के बाद मैं ठीक ठाक पढ़ लिख के पास हो गया, तो जो माता जी हमारी थी सिखाती थी कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बचपन से हम लोग अपने कपड़े धोना, अपने काम खुद करना, ये सब सीखा था। तुमने कहा अभी तो 11वीं में गए, नहीं कुछ करो, जो भी कर सकते हो तुम्हारी अपनी मेहनत होनी चाहिए। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ा के 1 साल ट्यूशन पढ़ाया, तकरीबन 12 महीने। और 12 महीने की जो कुल कमाई हमारी तकरीबन 1800 रुपये के आसपास की थी। और 10वीं तक हमने भाई स्कूली जूतों में ही काटा था। तो मन में बड़ा वो था कि एक बढ़िया जूता ख़रीदना है। तो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ज़मानिया एक छोटा सा कस्बा है और गिनती की 2-4 जूतों की दुकानें थी और मुझे उनमें से जूते पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैं वहाँ से बनारस गया अपने एक दोस्त के साथ और एक नई दुकान खुली, एक बड़ी कंपनी की दुकान खुली। और मैंने वहाँ पे अपनी औकात से कई गुना ज़्यादा महंगा जूता, 1800 रुपये का एक हरे रंग का लाइट ग्रीन कलर का एक जूता, मैंने डार्क ग्रीन कलर का जूता ख़रीदा।
जब मैंने ख़रीदा तो जूता तो ख़रीद ही लिया, पर मेरे अंदर एक आक्रोश भी था। वो जो अभाव था, उस अभाव को जो मैं जिया था, उस अभाव ने एक आक्रोश पैदा किया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने चादर से ज़्यादा जो मैंने पैर फैलाने की कोशिश की, वो उस गुस्से में फैलाने की कोशिश की, अरे यार ज़िंदगी के 17 साल 16 साल निकल गए, जूता ही नहीं है अभी, तो एक अच्छा जूता ख़रीदना ही है। और वो 11वीं क्लास में पहली बार मैंने एक बढ़िया ठीक ठाक जूता जो सर्दियों में पैर को बचा के रखे, वो जूता ख़रीदा, और मेरे लिए वो बड़ी उपलब्धि थी। मुझे वो वाक़या याद रह गया क्योंकि बहुत ही इमोशनल डिसीजन था मेरे लिए, और सुन के लगेगा बहुत आम सी बात है, बट आप उस बच्चे के लिहाज से सोचिए जिस बच्चे ने कभी ज़िंदगी में खिलौने देखे हों, और जब टीनेज पहुंचा हो तो उसे आप एक बड़ी दुकान में ले जाइए जहाँ खिलौने भरे हों, तो वो क्या महसूस करेगा, कौन सा उठा ले, कौन सा छोड़ दे, कौन सा ख़रीद के लेके जाए, कैसे सब कुछ अपने नाम कर ले। ये जो उधेड़-बुन थी, वो उधेड़-बुन जहन में फंस के रह गई, और वो पूरा वाक़या याद रह गया। तो जैसा कि आपने कहा, वो पहला मौका था 11वीं क्लास का जब। अच्छा दिलीप भाई, क्या ये अभाव, ये आक्रोश ही एक वजह बनी कि कलम उठा ली दिलीप पांडे ने और उकेर दिया, तमाम चीज़ों को पिरो दिया, शब्दों में गढ़ दिया, या कोई और मोटिव था उस कलम को उठाने के पीछे? मैं बड़ा इस मामले में इत्तेफाक रखता हूँ शिव कुमार बटालवी साहब से। उनसे जब पूछा गया कि आप श्रृंगार रस में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन, कोई लड़की, कोई औरत, उन्होंने कहा नहीं, खाली उससे नहीं कविता पैदा होती है, नज़म, शायरी, गज़ल जो है, खाली कोई आपकी ज़िंदगी में हो सिर्फ वहीं से। गज़ल तो ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं उससे भी पैदा होती है, आपके डिप्रेशन से पैदा होती है, आपके फ्रस्ट्रेशन से पैदा हो सकती है कोई भी कविता या कोई भी गज़ल। मुझे लगता है कि बचपन से मेरा जो अपना स्वभाव रहा है वो अंतर्मुखी स्वभाव रहा है। मैं अपने आप को अगर डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ तो अभी भी मैं कभी कभी एम्बीवर्ट होता हूँ, जो कि एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है, बट मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट रहा हूँ, लेकिन ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ बहुत ज़्यादा और महसूस करता रहा हूँ। तो हमेशा ये ज़रूरत लगती रही, अंदर से अर्ज आती रही कि जो महसूस कर रहे हैं, जब कह नहीं सकते तो अंदर कब तक संभाल के रखें, वो निकलेगा। और तब जो है मुझे लगता है कि मेरे हाथ में पेन का सामना जो है कागज़ से हुआ और कुछ लिखना शुरू किया। मुझे लगता है मैं आई थिंक 10वीं में रहा होऊंगा या 11वीं में रहा होऊंगा, तो पहली बार मैंने एक अतुकांत कविता लिखी थी जिसमें वो नहीं होता, छंद नहीं होता, रदीफ़ और काफ़िया नहीं होता जो कहते हैं, वो कविता लिखी ज़िंदगी में पहली बार। हमारे गुरुजी थे, इंग्लिश के टीचर थे हमारे, कुमार शैलेंद्र सर, उनसे मैंने वो चेक करवाया ठीक ज़िंदगी में। तो उन्होंने बहुत मतलब आज मैं याद तो नहीं है पर फिर भी पढ़ नहीं पाऊँगा, इतनी घटिया कविता लिखी थी मैंने, बट सर ने हौसला नहीं गिराया। उन्होंने कहा नहीं, आप अभिव्यक्त करने के लिए लिख रहे हो, एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहे हो तो लिखते रहो, और कोशिश कभी भी बुरी नहीं होती। मुझे आज भी उनके अल्फाज याद हैं, उन्होंने कहा कोशिश कभी भी बुरी नहीं होती। तो वो पहली बार लिखा, उसके बाद लिखने का सिलसिला चलता रहा। अच्छा, तो वो पहला दिखता गया वो लिखते गया। वो पहला मौका कौन सा था, या वो पहली आपकी लिखी हुई इबारत कौन सी थी जब आप एक राइटर के तौर पर या एक पोइट के तौर पर अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए कि अब यहाँ से मेरा बेस स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा? वो कहाँ से? पहली आपने बताया कि वो तो आपने अपने टीचर को दिखाई और वहाँ से आपको एक प्रोत्साहन ज़रूर मिला, लेकिन वो कौन सा पहला मौका था जब आपने अपने आप को समझा कि मैं हाँ लिख सकता हूँ और यहाँ से और बेहतर लिखने की कोशिश करूँगा? तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी मैं स्टार्ट कर पाया हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ कलम कैसे पकड़ते हैं, कैसे लिखते हैं। बट पहली बार मुझे लगता है कि उस मौके को अगर हम याद करें, जब मैंने पहली बार पब्लिकली ठीक अपना लिखा हुआ कुछ आत्मविश्वास के साथ पढ़ा, उससे अगर स्टार्टिंग पॉइंट मांगने तो करीब 5-6 साल पहले जो है लिखता बहुत था, पर कहीं पब्लिक में अपने स्वांतः सुखाए जो कहते हैं ना, अपने लिख रहा हूँ खुद ही खुश हो रहा हूँ, उस टाइप से लिखता था। पहली बार मैंने एक गज़ल लिखी थी और उसको पढ़ा था तो काफ़ी लोगों ने कहा वहाँ बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो वो फिर मैंने 2-4 जगह और वो गज़लें पढ़ी हैं। वही कौन सी गज़ल थी वो? अब उसके बोल थे कि तुम्हें आज प्यार कर लूँ कल, एक बार अगर इनायत हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हें आज प्यार कर लूँ कल, ये मुमकिन हो न हो जाना, तुम्हें बाहों में भर लूँ कल, ये मुमकिन हो न हो जाना, तुम्हारी दूरियों का एहतराम ही
कर रहे थे हम तुम्हारी दूरियों का एहतराम ही कर रहे थे हम, करीब आकर लगा बेहतर था मेरा दूर रह जाना, तुम्हें आज प्यार कर लूँ कल ये मुमकिन हो न हो जान। एक और शेर है कि करीब आओ के तुमसे कहना है कुछ वक्त रुखसत पे, करीब आओ के तुमसे कहना है कुछ वक्त रुखसत पे, जिसे ताउम्र गाया वो तुम्हारा ही था फसाना, तुम्हें आज प्यार कर लूँ कल ये मुमकिन हो न हो जाए। बहुत बेहतरीन। और किसी पॉलिटिशियन को इस तरह से अगर कोई सुन ले तो शायद यही कहेगा कि ये शख्स सियासत में क्या कर रहा है। अच्छा दिलीप भाई, एक कलम को लेकर भोजपुरी में आपने एक पोइट्री लिखी है, उसकी भी मैं फरमाइश करूँगा, क्योंकि जब हम कलम के बारे में बात कर रहे हैं, आपके उस दौर के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने कलम उठाई और लिखा, और उस पोइट्री को जब मैं सुनता हूँ तो उसमें मुझे अमृत भी है, उसमें जहर भी है और एक ज़िद भी है कि लिखूँगा। तो वो अगर उसकी चंद लाइनें इनायत हो जाएं। देखिए, मैं ना ऑनेस्टली शाकिर भाई, मैं परफॉर्मर नहीं हूँ। आपको याद हो जब इंटरव्यू की शुरुआत हुई तो मैं खुल के बैठा हुआ था, मैं सिमट गया हूँ, डर के मारे सिमट गया हूँ। नहीं तो आपका हुक्म जो है वो सर माथे है, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी पढ़ के मैं आपको सुनाऊँ। और मुझे नहीं पता कि आपके देखने वालों में कितने ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी समझ पाएंगे, बट वो एक गीत है जो मेरे दिल के बेहद करीब है, और इसलिए जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि भोजपुरी सुनने समझने वाले लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात उस गीत के ज़रिए उन तक पहुँचाऊँ। अच्छा, उस गीत में वो एक तरह से इमोशन हैं जो शायद अगर लैंग्वेज आदमी ना भी जानता हो तो वो कनेक्ट करेगा। जब आपके वर्ड्स आते हैं तो वो उससे कनेक्ट करता है कि एक आध वर्ड बीच में शायद उससे समझ में ना भी आए, लेकिन वो उस पूरे भावना को ज़रूर समझेगा जो आप कहना चाह रहे हैं। अगर आप जैसा कह रहे हैं वैसा है तो शायद इस गीत के लिखने का मकसद जो है वो पूरा होता है, मिल जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी मैं पढ़ पाऊँ सलीके से। आपन धूर माटी लिखब, आपन कुल थाती लिखब, जियल लिखब मरल लिखब, अमृत औरी गरल, गरल मतलब विष होता है, इहो लिखब के बोल स्नेह के बिया, इहो लिखब के बोल स्नेह के बिया, नफरत क्यारी से के कटलस हिया, लिखब हम जरूर के रह गईल चुप हो, लिखब हम जरूर के रह गईल चुप हो, अके कर घर जरल लिखब के डललस पानी लिखब। अगला है, लिखत लिखत सुखी जहिया सियाही दबात के, लिखत लिखत सुखी जहिया सियाही दबात के, बदली न देश कुछो होई ना हालात के, त अखियाँ में बचल जौन गैरत के पानी लिखब, भर के कलम में हम अपन जिंदगानी लिखब, अपन भर के कलम में हम अपन जिंदगानी लिखब, अपन धूर। अगला है के लिखब के भगत के नाही भैले बर्बाद हो, भगत मतलब अंधभक्त नहीं, भगत सिंह, लिखब के भगत के नाही भैले बर्बाद हो, देहल तू परान तबो देश आजाद हो, देहल तू परान तबे देश आजाद हो, त तोहरो नियर हमरो बान छावर, ई जवानी लिखब के कर घर जरल लिखब के डललस पानी लिखब। आखिरी बंद है के लिखब हम तबो जब कलम केहू तोड़ देही,
फार देही कागज ओ इल्जाम कौनो जोड़ देही, लिखब हम तब जब कलम केहू तोड़ देही। फार देही कागज ओ इल्जाम कौनो जोड़ देही, त हमरो बाआवाज अब आज़ाद हमरे देश में, हमरो बाआवाज अब आज़ाद हमरे देश में। कलम के सिपाही हैं क्रांति के कहानी लिखब, कलम के सिपाही हैं क्रांति के कहानी लिखब। अपन धूर माटी लिखब, अपन कुल थाती लिखब। बहुत बेहतरीन। दिलीप भाई, पोइट्री के अलावा जो आपने लिखा किताबों की शक्ल में वो सामने है। पहली किताब शायद आपकी दहलीज पर दिल, जी पहली किताब, ये आंदोलन से प्रेरित होकर आपने लिखी। क्या उस वक्त जहन में था और आंदोलन के किस पड़ाव पे जाकर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं अब यहाँ से हमें किताब की शक्ल देनी है? क्या कुछ है इस पूरी किताब के पीछे और किस तरह से, क्योंकि आप दो राइटर हैं, तो वो कैसे हुआ इस आंदोलन के दौरान? सो बेसिकली हम दो वॉलंटियर्स थे, हम और हमारी एक दोस्त हैं चंचल शर्मा जी। और पूरा आंदोलन जब ख़त्म हुआ तो हमें महसूस हुआ कि 10, 20, 50 साल बाद जब पीढ़ियाँ आने वाली कोई किताब पढ़ रही होंगी, कोशिश कर रही होंगी ढूंढने की कि एक अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन हुआ था, उस समय क्या क्या हुआ, तो उन्हें कोई एक ऐसा नज़रिया नहीं मिल पाएगा जो जिसने आंदोलन को अंदर से देखा हो। हम लोगों ने इस आंदोलन को अंदर से देखा था। सो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतिहास का वो हिस्सा, हमारी ज़िंदगी का वो टुकड़ा कहीं कागज़ में कैद हो, कहीं दर्ज हो। इस भाव के साथ जो हमने एक फ़िक्शन लिखा, एक लव स्टोरी के बैकग्राउंड में पूरा आंदोलन सिलसिलेवार तरीके से कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सब कुछ उसमें लिखा गया। अब चूँकि दो लोग लिख रहे थे तो लिखने में भी अपनी किस्म की मुश्किलें थीं, तकलीफ़ें थीं। तो टेक्नोलॉजी ने थोड़ा बहुत हेल्प किया, थोड़ा बहुत हमारे अंदर जो सब्र था उसने हेल्प किया, और मिला जुला के हमने पूरा प्लॉट, चैप्टर्स को आपस में शेयर करके, लिख के, एक दूसरे के लिखे हुए को चेक करके, और फिर वीकली मीटिंग्स करके हमने पूरा कंसोलिडेट करके किताब की शक्ल दी। और जब शुक्रिया पेंगुइन प्रकाशन का कि उन्होंने हमारी पहली किताब को अपने दिल में जगह दी और वहाँ से वो प्रकाशित हुई, और बहुत प्यार मिला उस किताब को। लेकिन वो पहली किताब थी और उसके बाद लिखना था ये तय नहीं था। अच्छा। चूँकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई, हमें लगा कि हम अच्छा लिख पा रहे हैं, एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन पा रहे हैं, दोस्त हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, फिर भी वीकली मंथली मिलके हम एक किताब लिखी जा पा रही है। तो हमने तय किया कि सिलसिले को आगे लिखते हैं, और हमने फ़िक्शन लिखना जारी रखा। उसके बाद दूसरी किताब आई हमारी खुलती गिरहें, जो राजकमल से आई, थैंक्स टू राजकमल प्रकाशन। फिर तीसरी किताब आई, वो भी राजकमल से थी। फिर चौथी किताब आई, वो भी राजकमल से थी। तो वो सिलसिला चल रहा है, 5वीं किताब भी आने वाली है, 6वीं भी आने वाली है। आने वाली किताबों के लिए आपको बहुत सारी मुबारकबाद पहले से ही। एक बच्चों को लेकर आपने किताब लिखी, टपकी और बूंदी के लड्डू जी। ये एक तरह से शिफ्ट था या जहन में था शुरुआत से कि कुछ लिखना है बच्चों के लिए, और वो एक वक्त आया, क्लिक किया तो आपने वो किताब की शक्ल दे दी? सही कहा आपने। हमने जो भी लिखा एडल्ट लिटरेचर लिखा हमने। दूसरी किताब भी हमारी नॉवल थी, लेकिन वो विमेन इश्यूज़ पे बेस्ड थी। तीसरी किताब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, करीब 28 कहानियाँ हैं उसमें। जब ये लिख पढ़ रहे थे हम सब, तभी हमें रियलाइज़ हुआ कि हिंदी में 8 से लेकर के 14-15 साल के बच्चों के लिए बहुत कम किताब के दुकानों पे उपलब्ध है, और जो कुछ थोड़ा बहुत कहीं उपलब्ध है कार्टून एनिमेशन के शक्ल में या किताबों के शक्ल में, वो बड़ा बायस सा है और वैसा नहीं है जैसा हम दोनों को लगा कि बच्चों को ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए थी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। किताबें कैसी हैं, ज़्यादातर वो छोटे बच्चों को मायावी दुनिया में रखती हैं, फैंटेसी लैंड में रखती हैं, उनको हकीकत से बड़ा दूर रखती हैं। जैसे आप देखिए डोरेमोन एक कार्टून आता है, अब अगर उसको देखें, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको, लेकिन उसमें डोरेमोन क्या करता है, बच्चों को होमवर्क करने के लिए मोटिवेट करने के बजाय एक गैजेट अपने पेट से निकाल के देता है, और बच्चा उस गैजेट से होमवर्क जो है अपने आप कर लेता है। ये हकीकत में नहीं होता। वो एक पंखे जैसी टोपी लगा लेता है, हवा में उड़ जाता है। या एक शकल बूम बूम आई, एक सीरियल आता था जिसमें वो पेंसिल से जो कुछ भी बच्चा लिख देता था तो वो हकीकत में तब्दील हो जाता था। ये सारी चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हकीकत से देखने समझने के साथ साथ दूर हो रहे हैं। फिर क्या होता है, ये कहते हैं ना, हमारा आने वाला कल हमारे बच्चे हैं आज के, यही बच्चे कल का भारत बनने जा रहे हैं।
यही वो बच्चे हैं जो बड़े होते हैं तो अंधविश्वास में फंस जाते हैं, बंगाली बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें लगा कि कुछ जिम्मेदारी के साथ लिखा जाए। ठीक, एक बात तो ये थी। दूसरी बात, जिम्मेदारी के साथ पहले लिखा गया है, सदा सच सत्य बोलना चाहिए, पंचतंत्र की कहानियाँ, वो सब कुछ आज भी रिलेवेंट है, मौजूद है। लेकिन आज के दौर की सीखने की, समझने की ज़रूरतें भी अलग हैं। मसलन आजकल माँ बाप परेशान है, बच्चे मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में घुसे रहते हैं। कोई कहानी किताब ऐसी हो या कोई एक अदद कहानी ऐसी हो जो बच्चों को बताए कि नहीं भाई, असल दोस्त मोबाइल नहीं है, असल दोस्त तो खेल के मैदान में, घर के बाहर की जो गली है, जो मोहल्ला है, उसमें बनते हैं, वहाँ जाओ, एक्सप्लोर करो, असल ज़िंदगी तो वहाँ पड़ी हुई है। कोई बताए, कोई बता नहीं रहा उनको। बच्चे भीड़ भाड़ है आजकल, बहुत सारे ट्रेवल्स हो रहे हैं, तमाम तरह की। बच्चा गुम हो गया भीड़ में, कैसे वापस आना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, कौन सिखा रहा है, कोई बता नहीं रहा उसको। तो ये जिम्मेदारी भी मिसिंग थी जो लिखा जा रहा है। तीसरी चीज़ क्या मिसिंग थी, जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसके सेंटर में जो हीरो है वो मेल कैरेक्टर है, जैसे छोटा भीम, कृष्णा और ऐसे तमाम, डोरेमोन, सब में लड़के हैं जो मेल कैरेक्टर से, वो लड़कियों को एकदम हाशिए पर रख दिया गया है बिल्कुल। तो हमें लगा कि नहीं, कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो बच्चों को हकीकत के करीब रखे, आज के दौर में उनको जो सीखने समझने की ज़रूरत है वो सिखाए, समझाए। ठीक, सुपर हीरो ना हो, आम सा बच्चा हो, बच्ची हो, और बच्चा क्यों हो, बच्ची हो। बच्चों पे तो बहुत, लड़कों पे बहुत लिखा गया, बच्ची हो। लिहाजा फिर हमने रुख किया बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के ऊपर। हमने 2500 मतलब दर्जनों बच्चों से बातचीत करी, उन्हें क्या अच्छा लगता है, कैसे पसंद करते हैं, उनकी भाषा क्या होती है। हमने ये लिखा कि रविवार, हमारी कहानी में एक जगह लफ्ज़ आया रविवार, तो हमने देखा कि बहुत सारे आज के दौर के बच्चे रविवार नहीं समझ रहे हैं, संडे समझ रहे हैं। तो हमने चेंज कर दिया, संडे कर दिया उसको। जो बच्चों को समझ में आता हो वैसे ही हमने कर दी भाषा उसकी, सहज सरल। बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदी कर देंगे तो गड़बड़ है, हमने उसको हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी का मिक्स रखा थोड़ा सा, जो बच्चों की बोलचाल की भाषा है। और तब ये टपकी और बूंदी के लड्डू कहानी पैदा हुई। इनफैक्ट इसका जो कैरेक्टर है टपकी जी, वो भी इंटरेस्टिंग है। मेरी बेटी है, जोया नाम है उसका, बेटा है एक गाना। तो कहानी मैंने उसे लिखने के बाद पढ़वाया भी। अच्छा। तो उसने कहा कि पापा ये हर बात में टपकती है, इसका नाम टपकी रख दो। तो वहाँ से इसका नाम पैदा हुआ, नाम आया। और अच्छी बात यह है कि टपकी और बूंदी के लड्डू की 15 कहानियों की पहली किताब छपी जी। फिर फारूक साहब हैं, गुल बूटे का उर्दू की मैगज़ीन है बच्चों की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैगज़ीन है। तो उनकी नज़र पड़ी इसके ऊपर, उन्होंने पेशकश की कि मैं इसे उर्दू में छापना चाहता हूँ। तो अभी कोविड का लास्ट वेव जो बीता उसके बाद मुंबई में हम गए थे, इसका इजरा हुआ, इसका लोकार्पण हुआ। उर्दू में भी इसका जो चौथी किताब है उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन आया। अच्छा। और अब टपकी की ही सीरीज़ आ रही है, नेक्स्ट वॉल्यूम आ रहा है, 15 और कहानियों का संकलन पब्लिशर के पास जा चुका है। जल्दी वो भी दिल्ली और देश और दुनिया के बच्चों के हाथों में होगा। बच्चों से ही जुड़ी हुई अगला सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, आज के सिनेरियो में, आज के माहौल में, जब वक्त नहीं है माँ बाप के पास भी, और कॉलेज स्कूल्स जो हैं वो एक तरह से किताब को याद करवाना या किताबी नॉलेज ठूस देने वाली इस स्थिति में है। बैग जो बस्ते हैं उनका बोझ बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में क्या मिसिंग लगता है आपको आज के दौर में? उन बच्चों के पास क्या चीज़ मिसिंग हो रही है जो अब से पहले, या आप जिस दौर में आपने जिया बचपन, उस दौर में जो चीज़ थी वो अब क्या कुछ मिसिंग हो रहा है? और उसे हम अगर सुधारने की कोशिश करें तो पहल कहाँ से करें? ये बड़ा मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि वर्किंग हैं माँ भी और फादर भी। ऐसे में वक्त दे पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ा अच्छा एक शेर है अकबर इलाहाबादी शाह साहब का जी। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। वाह। दिक्कत ये हो गई कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, IAS, PCS, IPS बना रहा है, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम ने अच्छा इंसान बनाना जो है बहुत पहले बंद कर दिया। अब अच्छे इंसान नहीं बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे में फिर माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो वैल्यू सिस्टम जो किताबों से मिसिंग है, वो कैसे, उस वैल्यू सिस्टम के बीज बच्चों में कैसे बोए जाएं। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि एक हद तक दिल्ली की सरकार, दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसे एड्रेस कर रहा है, पर इसके अलावा देश में कहीं भी कोई सरकार का एजुकेशन सिस्टम इस बात के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है कि बच्चों के अंदर किताबों के ज़रिए जो नहीं जा पा रहा है वो कैसे जाए। और इससे जो समस्या पैदा हो रही है उस समस्या का रूप बहुत विकराल है।
अब जो आगे का पड़ाव है, हम एक तरह से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं अपने इस बातचीत में के सेगमेंट में। क्या कुछ नया लिख रहे हैं, क्या कुछ ताज़ा आने वाला है दिलीप पांडे की कलम से? जी, मैंने बताया आपको, एक तो टपकी और बूंदी का लड्डू पहली किताब थी, तो टपकी की ही नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है। ठीक। इसके अलावा एक हमने शॉर्ट फिल्म लिखी है जो मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर में शूट होगी। छोटी सी 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म लिखी है, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। एक और कविताओं का और गज़लों का जो भी मैंने लिखा हुआ है अभी तक, दर्जनों है, जो भी इस पर छपने लायक है, उसका संकलन जो है इस टपकी वाली किताब के बाद वो भी आने को है। और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, एक लंबी वेब सीरीज़ भी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्राइम थ्रिलर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक नया जॉनर है हमारे लिए, एक नया रास्ता है। हमने अभी तक जो क्राइम थ्रिलर नहीं लिखा हमने आज तक, ठीक। तो वो लिखने की, हालांकि जो शॉर्ट फिल्म है वो क्राइम थ्रिलर ही है, उसी लकीर को और लंबी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है वो आएगा, आप सबके पास आएगा। बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया, आपने तहज़ीब टीवी को वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। वक्त की किल्लत है, नहीं तो हम बातचीत के सिलसिले को लगातार जारी रखते। बहुत शुक्रिया दिलीप पांडे साहब। तो नाज़रीन, आज शख्सियत में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। अगली बार किसी एक नई शख्सियत के साथ फिर होंगे आपके साथ रूबरू।